आज के इस नए और गहरे विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर मौसम की बात करते हैं, है ना, कि कल धूप निकलेगी या शायद बारिश हो जाए। हाँ, आमतौर पर हमारी चर्चा बस इसी बात तक सीमित रहती है कि बाहर जाने के लिए छाता लेना है या नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज हम इससे कई कदम आगे जाने वाले हैं। आज हमारे पास भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का वो विस्तृत बुलेटिन है जो 23 फरवरी 2026 की सुबह 8 बजे जारी किया गया था। जी, और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि आसमान में क्या हो रहा है, बल्कि उन बेहद जटिल मौसम प्रणालियों को डिकोड करना है जो पूरे भारत को एक साथ प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब इस रिपोर्ट के पन्ने पलटते हुए मेरी नजर सबसे पहले एक बहुत ही खास नोट पर पड़ी। मैं समझ रहा हूँ आप किस नोट की बात कर रही हैं। वो चेतावनी वाला हिस्सा ना? एकदम सही। दस्तावेज में बार बार एक बात लिखी है कि लाल रंग की चेतावनी का मतलब रेड अलर्ट नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है कार्रवाई करें, यानी टेक एक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी लाल रंग की चेतावनी की बात होती है तो तुरंत एक दहशत का माहौल बन जाता है। हाँ, सबको लगता है कि बस अब तबाही आने वाली है। बिल्कुल, लेकिन मौसम विभाग की भाषा को सही से समझना बहुत जरूरी है। वो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि लाल रंग का मतलब घबराना नहीं है, बल्कि सुरक्षित रहने के लिए जरूरी कदम उठाना है। ये शुरुआत ही इतनी दिलचस्प है क्योंकि ये तुरंत हमारा नजरिया बदल देती है। अब अगर हम 22 फरवरी 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की भौगोलिक विविधता की असली तस्वीर सामने आती है। सच में उन आंकड़ों को देखकर मैं तो हैरान रह गई। मतलब एक ही देश में एक ही दिन में तापमान के दो बिल्कुल विपरीत छोर देखने को मिल रहे हैं। और वो अंतर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा है। हाँ, एक तरफ पंजाब के भटिंडा में न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मतलब वहाँ अभी भी कड़ाके की ठंड है जी। और दूसरी तरफ अगर हम नक्शे में दक्षिण की ओर जाएं तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और नंदीगामा में और तमिलनाडु के मदुरई में अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 33 डिग्री। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये लगभग 29 डिग्री का अंतर है। 29 डिग्री। एक जगह लोग स्वेटर पहन रहे होंगे और दूसरी जगह एसी चल रहे होंगे। बिल्कुल। और फरवरी का आखिर हमेशा से ही बदलाव का समय होता है। लेकिन अगर हम तापमान के डिपार्चर की बात करें, डिपार्चर मतलब जो सामान्य तापमान होना चाहिए उससे कितना अलग है। हाँ बिल्कुल वही, तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य दिखते हैं। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में और साथ ही पश्चिम बंगाल की गांगेय क्षेत्रों में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से काफी नीचे चला गया है। रिपोर्ट में इसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है ना? जी, बुलेटिन की तकनीकी भाषा में इसे मार्केडली बिलो नॉर्मल कहा गया है। इसका मतलब है कि तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा नीचे है। बाप रे, 5 डिग्री नीचे जाने का मतलब तो बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ, और ये सीधा फसलों और आम जीवन को प्रभावित करता है। तो क्या ये ठंड ऐसे ही रहने वाली है? आने वाले 7 दिनों के लिए क्या भविष्यवाणी की गई है? अगर हम पूर्वानुमान को देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में मौसम अब करवट बदलने वाला है। मतलब गर्मी की शुरुआत? जी, अगले 7 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने वाली है। तो धीरे धीरे सूरज की तपिश बढ़ने लगेगी। बिल्कुल। हालांकि देश के बाकी हिस्सों के लिए यह बताया गया है कि तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। तो ये सर्दियों की विदाई और गर्मियों की दस्तक का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण बन जाता है। एकदम सही। लेकिन तापमान का ये उतार चढ़ाव तो बस एक हिस्सा है। असली हलचल तो वहां है जिसे हम एक्शन जोन्स कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बात सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है क्योंकि बुलेटिन में उन क्षेत्रों की पूरी लिस्ट है जहाँ बारिश, बर्फबारी या गरज के साथ छींटे पड़ने वाले हैं। और वो सूची काफी लंबी है। बहुत लंबी। सबसे पहले तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। वहाँ 23 से 26 फरवरी तक लगातार गरज, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी है। हवाओं की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। इसके अलावा 23 और 24 तारीख को ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और साथ ही असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और तेलंगाना में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। हाँ, और अगर पहाड़ों की बात करें तो 23 को हिमाचल प्रदेश में और 23 से 24 फरवरी को उत्तराखंड में बारिश या बर्फबारी का अनुमान है।
मतलब पूरे देश में एक साथ कितनी सारी गतिविधियां हो रही हैं। इसे आप एक विशाल प्राकृतिक ऑर्केस्ट्रा की तरह देख सकती हैं। ऑर्केस्ट्रा, ये तो बहुत ही सटीक तुलना है। हाँ, और इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को संचालित करने वाला जो मुख्य कारण है वो मौसम विज्ञान के विश्लेषण में छुपा है। जिसे मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस कहा गया है। जी, दरअसल दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, मतलब कम दबाव का क्षेत्र। बिल्कुल। अब वो थोड़ा कमजोर होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। तो यही वो सिस्टम है जो बंगाल की खाड़ी से नमी खींचकर जमीन की तरफ धकेल रहा है। एकदम सही। इसी के कारण ये सारी बारिश और गरज की स्थिति बन रही है। लेकिन इसी विश्लेषण में एक और बहुत ही शानदार वैज्ञानिक तथ्य है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो, और सच कहूँ तो उस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा हैरत में डाल दिया। आप उस जेट स्ट्रीम की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, ये पूरी हलचल जमीन पर नहीं हो रही है। बुलेटिन में साफ लिखा है कि पूर्वोत्तर भारत के ऊपर एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम गुजर रही है। जी, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर है। 12 किलोमीटर, मतलब जहां कमर्शियल हवाई जहाज उड़ते हैं। और इसकी गति बुलेटिन के हिसाब से 100 समुद्री मील है। यानी 100 नॉट्स। 100 नॉट्स। अगर हम इसे अपनी आम भाषा में किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें तो ये लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इतनी ऊंचाई पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की एक नदी बह रही है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। हमारे सिर के ऊपर इतनी प्रचंड हवाएं चल रही हैं और हमें नीचे पता भी नहीं चलता। लेकिन जमीन पर मौसम को बदलने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। हाँ, और जब ये विज्ञान जमीन पर उतरता है ना, तो सीधे आम लोगों की जिंदगी को छूता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो मौसम विभाग का काम सिर्फ आसमान की घटनाओं को रिकॉर्ड करना नहीं है। सही कहा, ये चेतावनियां सच में लोगों की रक्षा करती हैं। जैसे पहले और दूसरे दिन, मतलब 23 और 24 फरवरी के लिए जो चेतावनियां हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के तटों वाले। हाँ, वहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने की बात कही गई है। बुलेटिन में इसे स्क्वाली वेदर कहा गया है और ये मछुआरों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी है। जाहिर है 60 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवा में गहरे समुद्र में जाना तो जान जोखिम में डालने वाली बात है। एकदम। लेकिन इन चेतावनियों के अलावा एक और हिस्सा है जो सीधे जमीन से जुड़ा है, एग्रोमेट एडवाइजरी। कृषि के लिए सलाह। मुझे लगता है पूरे दस्तावेज में ये सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हिस्सा है। मैं भी यही मानता हूँ। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये किसानों की आजीविका का सवाल है। बिल्कुल। और बुलेटिन में कितनी बारीक सलाह दी गई है। जैसे दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल के किसानों को साफ कहा गया है कि अपनी कटी हुई धान की फसल को तुरंत सुरक्षित जगहों पर रखें। और खेतों में अगर अतिरिक्त पानी भर गया है तो उसे निकालने की व्यवस्था करें। हाँ, एक वैज्ञानिक रिपोर्ट का सीधे खेत की मेड़ तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात लगती है। इसमें एक और बहुत दिलचस्प सलाह थी। तेज हवाओं के कारण किसानों से कहा गया है कि वो केले के पेड़ों और सब्जियों को सहारा दें। सहारा देना मतलब? इसे तकनीक की भाषा में स्टेकिंग कहते हैं। केले का पेड़ बहुत कमजोर होता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा पूरे के पूरे बागान को कुछ ही मिनटों में गिरा सकती है। बाप रे। हाँ। तो बांस या लकड़ी से पेड़ों को बांधना ताकि वो हवा से ना गिरे? जी। जो हवा हमारे लिए शायद सिर्फ मौसम का एक सुहाना बदलाव हो, वो एक किसान के लिए तबाही हो सकती है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे दिल्ली के एक पूर्वानुमान केंद्र से निकली रिपोर्ट दक्षिण भारत के किसान की साल भर की कमाई बचा लेती है। यही इस प्रणाली की असली ताकत है। लेकिन इन सब चेतावनियों के बीच जब हम 7 दिनों के पूर्वानुमान वाले टेबल को देखते हैं, जिसे टेबल 1 कहा गया है, तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखती है। हाँ, तीसरे दिन मतलब 25 फरवरी से ही गतिविधियां अचानक कम होने लगती हैं। बारिश बस अंडमान और निकोबार तक सीमित रह जाती है। और अगर आप 27 फरवरी से 1 मार्च तक देखें, यानी दिन 5, 6 और 7, तो पूरे भारत के लिए नो वार्निंग लिखा है। जी, कोई चेतावनी नहीं। और मछुआरों के लिए भी कोई चेतावनी नहीं है। ये सच में तूफान के बाद की शांति है। ये शांति राहत तो देती है, लेकिन इस टेबल को पढ़ते हुए मुझे कई सारे कोड्स भी दिखे। आप उन लेजेंड्स की बात कर रही हैं जो बारिश के फैलाव को बताते हैं। हाँ, वो WS, FWS, SCT जैसे शब्द आम लोगों के लिए ये थोड़े भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। WS का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत बड़े इलाके में बारिश। तकनीकी तौर पर उस क्षेत्र के 76 से लेकर 100% मौसम स्टेशनों पर बारिश होने की संभावना। अच्छा,
तो अगर अंडमान के आगे WS लिखा है मतलब लगभग पूरा द्वीप समूह भीगने वाला है। एकदम सही। उसके बाद आता है FWS यानी फेयरली वाइड स्प्रेड। ये 51 से 75% स्टेशनों को कवर करता है। और SCT क्या है? SCT मतलब स्कैटर्ड, जब 26 से 50% स्थानों पर बारिश की उम्मीद हो। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है ISOL। आइसोलेटेड। जी, चिटपुट बारिश, सिर्फ 1 से 25% स्टेशनों पर बारिश की संभावना। और अंत में ड्राई। ड्राई तो नाम से ही साफ है, मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा, 0% बारिश। तो अब देखिए, मौसम विभाग सिर्फ ये नहीं बता रहा कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि गणितीय रूप से तय कर रहा है कि कितने इलाके में होगी। ये सच में संभावनाओं और प्रतिशत का बहुत गहरा विज्ञान है। आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मौसम विज्ञान हमारी जिंदगी से कितनी गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। एक तरफ आसमान में 12 किलोमीटर ऊपर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली जेट स्ट्रीम है, जो पूरे वायुमंडल को चला रही है। हाँ, और दूसरी तरफ जमीन पर एक किसान है जो उसी मौसम से बचने के लिए अपने केले के पेड़ों को बांस का सहारा दे रहा है। और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं ये सटीक आंकड़े और चेतावनियां। बिल्कुल सही। लाल रंग का मतलब रेड अलर्ट नहीं, बल्कि कार्रवाई करना है। बिल्कुल। जरा सोचने वाली बात है कि विज्ञान और आम जनता के बीच संवाद यानी रिस्क कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अक्सर तकनीकी शब्दों को हम खतरे के रूप में गलत समझ लेते हैं। अगर सभी वैज्ञानिक रिपोर्टें अपने रंगों और चेतावनियों के अर्थ को इतनी ही स्पष्टता से समझाएं, तो समाज में बेवजह की घबराहट को काफी कम किया जा सकता है। एकदम सही। विज्ञान सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक विचार है। आज की इस पड़ताल से हमें यही समझ आता है कि मौसम का ये रोजमर्रा का बुलेटिन सिर्फ हवा और पानी का हिसाब नहीं है। ये जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाने का एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक प्रयास है। जी बिल्कुल। इस दिलचस्प और नई जानकारी से भरे गहरे विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए हाजिर होंगे।